हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर की थ्योरी को एक एक करके अच्छे से समझ लिया और आज की वीडियो में हम समझेंगे एक एक करके इसके न्यूमेरिकल्स, मतलब चैप्टर एंड की एक्सरसाइज को। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है और आपके पास क्या दे रखा है, कोई स्पेस दे रखे हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर क्यूब। आपको दे रखा है कि जो वॉल्यूम है आपका, जो आपका वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं मीटर क्यूब के अंदर। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मेरा क्या काम है, कन्वर्जन करने का। मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा। किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर के अंदर और मीटर को मीटर क्यूब के अंदर। तो सबसे पहले मैंने देखा है, मुझे ये पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में मेरे कितने मीटर आते हैं। तो मुझे ये पता है कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं इसको उल्टा लिख लूं कि 100 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास 1 मीटर के। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/100 मीटर आ जाएगी। और इसी का मुझे क्यूब लेना है तो मैं डायरेक्ट इसी का क्यूब कर दूंगा, जो कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब अपॉन में 100 का क्यूब, जो कि मेरे पास 1 अपॉन में 10 की पावर 6। तो हम यहां से सीधा लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। हमारा सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा सर, आंसर निकल के आ जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन में बस हमें कन्वर्जन आने चाहिए। अगर हमारे पास कन्वर्जन पे अच्छी पकड़ है तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को कट कर लेना इसको। यस सर, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस। सबसे पहले मुझे गिवन क्या दे रखा है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका गिवन लिख लेते हैं। तो अब मैं कर रहा हूं बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर मुझे गिवन दे रखा है, गिवन दे रखा है मुझे रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो कि मेरे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर। फिर मुझे दे रखा है हाइट। नेक्स्ट मुझे क्या दे रखा है, हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि मेरे पास कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। मेरे से पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है हमारे पास सर। हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है वो कितना आता है, 2πRH प्लस 2πr², 2πRH प्लस 2πr²। यहां से अगर अपन 2 को कॉमन ले लें, पाई को भी कॉमन ले लें, आर को भी कॉमन ले लें, तो अपने पास बचता है H प्लस आर। इसके अंदर जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, आंसर हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आना चाहिए। तो सबसे पहले जो ये सेंटीमीटर दे रखे हैं, इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा mm के अंदर। तो यहां से हम कन्वर्जन चालू करते हैं। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। तो यहां से मेरे पास 2 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 20 mm के बराबर हो जाएगा। यही 10 सेंटीमीटर का देख लेते हैं। हमें पता है 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वापस हमें पता है 10 mm के बराबर होता है। तो यहां से अगर मैं 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर निकालना चाहूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 mm। जैसे इनकी वैल्यूज आ गई mm के अंदर, ये मैं यहां पे पुट कर लूंगा। ये हम क्या करेंगे, वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करेंगे। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7, और r की जगह मैं कितनी पुट करूंगा, 20, और h की जगह मैं कितना रखूंगा, 100 प्लस 20। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा जो भी मेरा आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा सर, मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर ही आएगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैं इतना मान के चलता हूं कि कैलकुलेशंस आप आराम से कर सकते हैं। इसी के साथ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू पार्ट सी अ व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या दे रखा है, हम सी पार्ट कर रहे हैं।
हमें दे रखा है स्पीड ऑफ व्हीकल, जो कि हमें कितनी दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। कवर्स कितने मीटर, मतलब मुझसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस इन मीटर कितना मुझे नहीं पता, इन 1 सेकेंड टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, और मुझे क्या दे रखा है टाइम, जो कि मेरे पास कितना है 1 सेकेंड दे रखा है। अब अगर अपन बात करें कि मेरे पास ये वैल्यूज है, लेकिन मैंने देखा कि ये किलोमीटर है, ये आवर है, और यहां पर सेकंड दे रखा है, तो एक यूनिट नहीं है। अगर मुझे देखना है, मैंने बोला ये मेरी ऐसा यूनिट है, मीटर भी मेरी ऐसा यूनिट है, तो स्पीड को भी मुझे ऐसा यूनिट में लाना पड़ेगा। मतलब ये जो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, चेंज टू मीटर पर सेकेंड। और इसको कन्वर्ट करने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जो कि क्या होता है 5/18 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन लिख रहे हैं 18 किलोमीटर इंटू 5/18, 18 से 18 कट जाएगा, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। जब भी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो सिंपली 5/18 का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो भी वैल्यूज आती है वो किसकी आती है सर, मीटर पर सेकेंड की आती है। अब मेरे को यहां पर दे दिया 18 किलोमीटर आवर, जो कि किसके बराबर है 5 मीटर पर सेकेंड। अब अपन डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड बराबर क्या होता है सर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मुझे कितना दे रखा है, स्पीड सर दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस मुझे नहीं पता, लेट्स से डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। टाइम मुझे कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। तो ये मेरा क्या आ गया डिस्टेंस इन मीटर। तो आप यहां पे आराम से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। यहां पे क्या आ जाएगा आपका 5 मीटर आ जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया है। इसी के साथ मूव करते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। ये क्या बोल रहा है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड केजी मीटर क्यूब। सबसे पहले हमें रिलेटिव डेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और यहां पर हमें इस चीज को मेमोराइज करना पड़ता है। क्या मेमोराइज करना पड़ता है, नोट, कि हमारी जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर किसके बराबर होती है सर 1 ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी पे क्या होती है डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। ये हमें याद ही रखनी पड़ती है इसकी वैल्यू। जब सारी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे, अगर मुझे रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी मुझे कितना दे रखा है सर 11.3 दे रखा है, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल मतलब हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल है वो हमारे पास नहीं है, तो हम लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि मुझे पता है कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब इसको अपन सॉल्व करना जाएंगे, जब हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहां से मेरे पास डेंसिटी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ लेड, जो कि मेरे पास कितनी आ जाएगी 11.3 इंटू 1, जो कि मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर तो मेरे पास आ गया, लेकिन क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एक तो आ गया, लेकिन इसी को बोल रहे हैं केजी मीटर क्यूब में भी लाओ। इसके अंदर लाना है केजी मीटर क्यूब। तो केजी मीटर क्यूब के अंदर हमें ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आई होप यहां तक का पार्ट आपको समझ आ चुका है। एक बार मैं बाकी वाला पार्ट रब करता हूं। तो अब तक हम यहां पहुंच चुके हैं कि जो मेरी डेंसिटी है, जो मेरी डेंसिटी है वो मेरे पास आ गई है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना है, मुझे इसमें चेंज करना है, चेंज करना है मुझे इसको, चेंज
टू, इसके अंदर करना है मुझे केजी पर मीटर क्यूब के अंदर करना है। तो सबसे पहले ग्राम को मुझे ग्राम को मुझे केजी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है 1 केजी बराबर कितने होते हैं 1000 ग्राम, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1000 ग्राम इसके बराबर हो जाते हैं 1 केजी। तो 1 ग्राम इसके बराबर हो जाएगा 1/1000 केजी। तो ये तो 1 ग्राम आया है किसके अंदर, केजी के अंदर, जो मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 ग्राम बराबर आ जाएगा 10⁻³ केजी आ जाएगा। इसको अपन क्या दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब मेरा दूसरा काम है सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना। तो हम कैसे करेंगे, ये भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि 1000 मीटर बराबर, या आप ऐसे बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होते हैं 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। ये तो सिर्फ मीटर आया, मुझे चाहिए मीटर क्यूब। तो यहां से इसकी क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/100 का क्यूब। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 का क्यूब अपॉन में 100 का क्यूब, जो कि कितना आ जाएगा मेरे पास 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर आ गया। तो आप यहां से आंसर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये जो मेरा 11.3 है, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम रिप्लेस करके लिख लेते हैं 11.3 ग्राम की जगह हम कितना लिख लेते हैं 10⁻³ केजी, 10⁻³ केजी, और इसकी जगह हम लिख लेते हैं अपॉन में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, या सीधा सीधा लिख लेते हैं केजी पर 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आई होप यहां तक आपको क्लियर किया होगा। यहां से बस हम 10 की थोड़ी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आगे निकल जाएगा। तो ये पूरे क्वेश्चन फिलअप्स आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 वापस से मेरा फिलअप्स है, और वापस किस पे, पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे बेस है, कन्वर्जन पे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन को मैंने अच्छे से आपको कन्वर्ट करके बता दिया है कि कैसे हम यूनिट्स में कन्वर्जन करते हैं। तो बोल रहा है 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर के बराबर क्या होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मुझे सबसे पहले देखना है इस केजी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। फिर मुझे क्या देखना है कि ये जो मेरे पास मीटर स्क्वायर है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। और तीसरी चीज मुझे क्या देखनी है, तीसरी चीज मुझे देखनी है ये जो सेकंड स्क्वायर है, इसको मुझे सेकंड स्क्वायर में, जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो इसमें मेरे को नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर अपन लिखें, तो मैंने बोला 1 केजी को मुझे ग्राम में लाना है, तो बहुत ही सिंपल है, 1 केजी बराबर किसके हो जाता है आपका 1000 ग्राम के अंदर, ये आपका कन्वर्ट हो गया। फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है, तो मैंने बोला 1 मीटर बराबर किसके होता है 100 सेंटीमीटर। यहां पर अगर आप मीटर स्क्वायर करोगे तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि आपके पास आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर। थर्ड आपका सिंपल सेकंड स्क्वायर में ही रहेगा। अब बस वैल्यूज पुट कर लो, तो 1 केजी, तो 1 इंटू केजी की जगह हम कितना लिख लेंगे 1000 ग्राम, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁴। तो यहाँ पे अपने पास आंसर आ जाएगा 4 + 3 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपको बस यहाँ पे वैल्यू क्या करनी है, इसकी पुट करनी है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं पार्ट बी, 1 मीटर बराबर कितने लाइट ईयर होते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा देखें कि लाइट ईयर मतलब कि अगर मैं लाइट की बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि हमारे पास कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के अंदर जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो करती है 3 × 10⁸ मीटर करती है। लेकिन अगर अपन लाइट ईयर की बात करें कि एक लाइट ईयर में कितना, मतलब एक साल के अंदर, ये तो एक सेकंड है, वैसे आपका एक घंटा होगा, वैसे आपका 24 घंटे होंगे, मतलब एक दिन होगा, वैसे एक महीना होगा, और वैसे एक साल।
इतने सारे टाइम पीरियड में जब लाइट को अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वैल्यू आती है आपके लाइट ईयर की। लगभग कितनी आती है अगर अपन एक ईयर की बात करें तो आपके पास जो लाइट की स्पीड आती है वो आती है लगभग 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। ये आपके पास एक ईयर की आती है। या मैं इसको ऐसे बोलना चाहूं कि 9.4 इंटू 10⁻15 ये जो मेरे पास मीटर आ रहे हैं ये एक ईयर की वैल्यू है, ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। तो अगर मैं बोलूं एक मीटर में तो कितना हो जाएगा 1/9.4 इंटू 10⁻−15। और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग आता है 5.03 इंटू 10⁻−15 ईयर। तो ये आपके पास लगभग वैल्यू निकल कर आती है जब आप इसको सॉल्व करना चाहोगे। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मूव करते हैं इसके क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या बोल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो मैंने आपको एक बहुत कन्वर्जन बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो अपन 5/18 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं। लेकिन यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और यहां पर आवर का स्क्वायर है, तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैं देखूंगा मीटर को मुझे किलोमीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर हमारे पास किसके बराबर होता है, 1000 मीटर्स के बराबर होता है। तो एक मीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम बोले 1000 मीटर बराबर किसका होता है, 1 किलोमीटर का। तो यहां से अगर अपन 1 मीटर की वैल्यू निकालें तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/1000 किलोमीटर आ जाएंगे। या अपन बोले 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। एक कन्वर्जन तो अपन ने ऐसे ले लिया। अब सेकंड स्क्वायर को आवर स्क्वायर में करना है। तो मुझे पता है सेकंड, अपन देखते हैं सेकंड कन्वर्जन कि 1 घंटे मतलब 60 मिनट के अंदर हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट के अंदर हमारे पास कितना होता है, 1 आवर होता है। तो वैसे अगर मैं बोलूं 1 मिनट के अंदर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/60 आवर निकल के आ जाएंगे। तो अपन को किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है। वैसे अगर मैं बोलूं 60 मिनट में या 1 मिनट मतलब कितना होता है, 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड जो कि कितनी आ जाएगी, 1/60 आवर। तो वैसे 1 सेकेंड का अगर अपन निकालना चाहें तो अपने पास कितना आ जाएगा, 60 इंटू 60 आवर। या सिंपली अगर आपको इतनी कैलकुलेशन पे नहीं जाना तो हमें सीधा याद रखने की जरूरत है कि हमारे पास 1 सेकेंड में कितने आवर होते हैं, 1/60 इंटू 60 हमारे पास क्या हो जाते हैं, आवर। 1 सेकेंड बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 1/3600 आवर हो जाते हैं। अब हमें सिर्फ यहां पे क्या करनी है, वैल्यू को पुट करना है। तो हम देखते हैं 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले मीटर है, मीटर से हम कहां गए, किलोमीटर पे गए। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ किलोमीटर होते हैं, 10⁻³ किलोमीटर होते हैं। आवर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 1/3600 हमारे पास क्या हो जाते हैं, आवर हो जाते हैं। इस जैसे इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वही आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ आ गई होंगी। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके कन्वर्जन को देखें, अगर हम किसके कन्वर्जन को देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो हमारे पास सबसे पहले न्यूटन आता है। तो न्यूटन को हम और क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन को हमें इससे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लेंगे सबसे पहले न्यूटन को कन्वर्ट किया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। दूसरा हमारे पास मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अभी मैंने बता दिया 1 मीटर कितना होता है, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/100। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर हो गया और इसकी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। फिर है केजी इनवर्स, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा आपका, ग्राम इनवर्स। किसमें आ जाएगा हमारे पास, ग्राम इनवर्स। तो वापस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 केजी में कितने होते हैं हमें पता है, 1/100
1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम हो जाते हैं। दूसरी बात, यहां पर सेकंड स्क्वायर है, यहां पर भी सेकंड ऊपर जाके, तो इन दोनों में कुछ कन्वर्जन नहीं आएगा। तो जैसे इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे, केजी इंटू मीटर सेकंड स्क्वायर, या आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, केजी को वापस किस में ले आओ? ग्राम में ले आओ। तो ये भी क्या आ जाएगा? 1/1000 इंटू 1/100 इंटू सेकेंड इनवर्स इंटू 1/100 का क्यूब इंटू 1/1000। इस पूरे को आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? यहां पर आप उस वैल्यू को क्या कर देना? पुट कर देना। आपका टोटली क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल is meaningless without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statement wherever necessary. ये बोल रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मेरे को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमें उसको कंपेयर या मेजर करना पड़ता है। जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूं पेन छोटा है, तो मेरे को ये नहीं पता है किससे छोटा है। अगर मैं यहां पर एक उंगली रखूं तो मैं बोलूंगा इस मेरी फिंगर से पेन क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने पूरा अगर हाथ रखा तो मैं बोलूंगा मेरे हाथ से पेन क्या है? छोटा है। तो मैं अपने हाथ से कंपेयर करवा रहा हूं कि ये चीज छोटी है कि बड़ी है। वैसे ही बोल रहे हैं कि एक कंपेयरिंग यूनिट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनको क्या करो? रीफ्रेम करो। तो पहला क्या बोल रहे हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो एटम स्मॉल ऑब्जेक्ट तो है, बट किसके कंपेयर में? हमें एक कंपेरिजन लाना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फुटबॉल ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हो? एक फुटबॉल से अगर मैं एक एटॉमिक साइज देखूं तो वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ जेट प्लेन मूव्स विद ग्रेट स्पीड। तो हम क्या बोलेंगे? इन कंपैरिजन टू ट्रेन। ये एक जो जेट होता है वो ट्रेन से बहुत ही ज्यादा क्या होता है? तेज चलता है। द मास ऑफ द जुपिटर इज वेरी वेरी लार्ज। तो क्या बोल रहे हैं? मास ऑफ द जुपिटर इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू, आप ले सकते हो मून ले लो, इन कंपैरिजन टू मून। द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बोल रहा है इस रूम के अंदर जो एयर है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम कंटेन कर रखी है। तो आप अगर आपको यहां से, वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप वो बोल सकते हो तो इसको भी कंपेयर करवा सकते हैं अपन कि इन कंपैरिजन टू द एयर प्रेजेंट इन एम्प्टी बॉटल। तो हम क्या बोलेंगे कि इस रूम के अंदर जो एयर कंटेन है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है इन कंपैरिजन टू उस एयर के जो एक बॉटल, छोटी सी बॉटल में क्या होते हैं? कंटेन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, अ प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन अ इलेक्ट्रॉन, द स्पीड ऑफ साउंड इज मच मोर स्मॉलर। एक आपका पार्ट यहां पर है, ये एक अलग पार्ट है आपका। तो प्रोटॉन इज मच मोर मासिव देन द इलेक्ट्रॉन। तो यहां से कंपेरिजन हो चुका है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो आपका जो प्रोटॉन होता है ये बहुत ही ज्यादा मासिव होता है किसके कंपैरिजन में? इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत आपको नहीं है। एफ बोल रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इज मच मोर स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये भी सही है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो आपकी लाइट की स्पीड से बहुत ही ज्यादा कम होती है। जैसे कि अगर अपन एयर की बात करें तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड लगभग कितनी होती है? 340 से 344 मीटर पर सेकंड की होती है। लेकिन अगर अपन एयर की जगह, अगर अपन किसकी बात करें? एयर के अंदर ही स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर हम? स्पीड ऑफ लाइट की। तो लाइट की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके क्या होते हैं? थोड़ा सा कंपैरिजन होता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बोल रहा है, अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। इसने बोला कि अपन ने एक नई यूनिट चूज करी और उस यूनिट के अनुसार वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? यूनिटी है। तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द न्यू यूनिट,
अकॉर्डिंग टू द न्यू यूनिट। तो हमें क्या पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमारे पास कितनी आई है, 1 यूनिट। 1 यूनिट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये मेरा सन है, अगर ये मेरा क्या हो गया, सन हो गया, और ये मेरी क्या हो गई, अर्थ हो गई, ये मेरी क्या हो गई, अर्थ। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन टर्म्स ऑफ अ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक्स 8 मिनट एंड 20 सेकंड टू कवर द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने में, इस डिस्टेंस को कवर करने पे, ये हमारा क्या हो गया सर, सन हो गया। इस डिस्टेंस को कवर करने पे जो हमारे पास टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय द लाइट, वो कितना है हमारा, 8 मिनट 20 सेकेंड। अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लूं तो हम कितना कर लेंगे, 8 इंटू 60 प्लस 20, जो कि कितना हो जाता है 480 प्लस 20 लगभग कितना हो जाता है 500 सेकेंड्स। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 500 सेकेंड आ गया। हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम बोलेंगे लेट द डिस्टेंस बी एक्स, लेट द डिस्टेंस बी एक्स। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट, बराबर डिस्टेंस को हमने x मान लिया, और टाइम हमारे पास कितना आ गया, 500 सेकेंड आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 500 यूनिट। उसी यूनिट के अंदर हमारे पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमने डिस्टेंस निकाला है। इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज। अगर हम प्रिसाइज की बात करें तो प्रिसाइज का मतलब होता है कि हम कितने एरर से दूर है, मतलब कितनी एक्यूरेट वैल्यू दे पा रहे हैं, कम से कम हम एरर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू बोलते हैं। फॉर मेजरिंग लेंथ हमारे पास 3 डिवाइस है, एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, दूसरा डिवाइस है स्क्रू गॉज, और तीसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इन तीनों से हमने एक लेंथ को नापा है और देखना चाह रहे हैं कि किसकी सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगी। तो प्रिसाइज वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो टू लीस्ट count gives the idea of precision। अगर हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू है तो हम आराम से प्रिसीजन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा टास्क क्या है कि मैं लीस्ट काउंट को निकालूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास 20 डिवीजन दे रखे हैं, हमें पता है इसका 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर अपॉन में 20, ये हमारे पास किसकी आएगी, लीस्ट काउंट की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको mm में निकालना चाहूं तो मुझे पता है 1 मतलब 10 की पावर -1 mm बराबर कितना हो जाएगा, अपॉन में 20। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर -1 अपॉन में 2 इंटू 10, जो कि कितना हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर -2 अपॉन में 2। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो लगभग कितना आ जाएगा, अगर हम इसको क्या कर लें सॉल्व, 1 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाएगा लगभग 0.5 इंटू 10 की पावर -2। 0.5 को अगर अपन हटाना चाहें या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3, और इसको कैसे लिख सकते हैं 0.005। ये हमारे पास आ गया लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये वैल्यू हमारी किसकी आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आई है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर आ गया।
हमें देखना है जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट आएगा वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें देगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इसको पूरे को हम मिटाते हैं और एक छोटी सी शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमने लिखा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, जो कि हमारे पास कितना आया है 0.005। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बोल रहे स्क्रू गॉज ऑफ पिच 1 mm एंड 100 डिवीजन। तो वापस से निकाल लेते हैं हम लीस्ट, हम निकाल लेते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज कैसे निकालेंगे भाई? 1 mm का डिस्टेंस और 100 डिवीजन, तो अपन क्या लिख लेंगे 1 mm अपॉन में 100। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01 mm। ये भी हमारा किसमें है mm। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये लीस्ट काउंट किसका आ गया इसका, और ये लीस्ट काउंट किसका आया वर्नियर कैलिपर का आया। अब अगर हम बात करें या इसको अगर हम 1 mm है, ये हमारे पास 100 डिवीजन हो गए, तो हम इसको एक तरीके से और या चलो ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ। ये बोल रहा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी की वेवलेंथ को भी नाप सकता है। तो हमें पता है वेवलेंथ लगभग हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यूज आती है वो लगभग 10 टू पावर -5 टू 10 की पावर -6 मीटर तक आती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन में 1 2 3 4 5, तो लगभग आ जाएगी 0.00001 इतना। तो ये पास हमने देखा कि जो हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट है। वी से डेट, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं नोट hence the least count of optical instrument least count of optical instrument is very less compared with other instruments, compared with other instruments, hence it gives more precise value, more precise value। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे एक ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लाइट, तो लाइट की वेवलेंथ हमेशा किस में निकलती है 10 की पावर -5 से 10 की पावर -6 मीटर, जो हमारी विजिबल लाइट होती है। तो इसको अगर अपन देख रहे हैं तो हमारे पास लीस्ट काउंट सबसे ज्यादा सबसे कम इसी का आ रहा है, तो यही सबसे प्रिसाइज वैल्यू हमें देगा चाहे हम कोई भी डाटा कैलकुलेट करना चाहे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ स्टूडेंट मेजर द थिकनेस ऑफ ह्यूमन एयर बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप ऑफ मैग्निफिकेशन। तो हमें सबसे पहले एक वैल्यू दे रखी है, गिवन हमें क्या दे रखा है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो कि हमारे पास कितनी आ रही है 100। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशन एंड फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड व्यू ऑफ माइक्रोस्कोप इज 3.5 mm। तो हमें दे रखा है इमेज का दे रखा है, हमारे पास जो आएगी माइक्रोस्कोप में हम जो देखेंगे हमें क्या दिखेगी इमेज दिखेगी। तो हमें दे रखा है इमेज का फील्ड व्यू दे रखा है, तो हमारे पास आ रही है विड्थ, एवरेज विड्थ ऑफ हेयर इमेज जो कि हमारे पास कितनी है 3.5 mm, 3.5 mm आ रही है। व्हाट इज द एस्टिमेट्स ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर, तो हमें निकालनी है थिकनेस ऑफ हेयर निकालनी है, थिकनेस ऑफ हेयर। और यही हमारा किसकी तरह काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। भाई हमने एक हेयर को रखा, ऑब्जेक्ट को रखा माइक्रोस्कोप में, और हमें जो माइक्रोस्कोप में दिखा वो उसकी क्या दिखी इमेज। इमेज की लेंथ मुझे दे रखी है 3.5, लेकिन ये जो 3.5 है
ये 100 टाइम मैग्नीफाइड होकर मुझे दिखी है, मतलब जो एक्चुअल हेयर है वो इतना नहीं है। तो एक्चुअल हेयर का विड्थ पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? इमेज साइज। हम क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की साइज मुझे कितनी दे रखी है? 3.5 mm दे रखी है, 3.5 mm दे रखी है, अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे नहीं पता। लेट्स से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरे पास है जो कि कितनी है? 100 है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी है? तो हम यहां से बोलेंगे 100 इज इक्वल टू 3.5 mm अपॉन में x। इसको अगर मीटर में लाना चाहो तो मीटर में ला सकते हो। 100 बराबर 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 1/10 होते हैं। तो 3.5 में कितने हो जाएंगे? हमें पता है 3.5 इंटू 10 की पावर -1। इस जीरो को भी हटा दूंगा तो क्या हमारे पास कितना आ जाएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? 3.5 mm हमारे पास कितना कैलकुलेट होएगा? 35 इंटू 10 की पावर, हमारे पास आ जाएगा 1 mm में। हम कन्वर्जन करके देखते हैं। हमें पता है 1 मीटर इसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, 1000 mm के बराबर होता है। तो यहां से अगर अपन 1 mm की वैल्यू निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? 1/1000 मीटर हो जाएगा। 1 mm बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 मीटर। तो यहां से कितना हो जाएगा? 35 mm, तो हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। अगर मीटर में हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 100 बराबर हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -4 मीटर इज अपॉन में x। और यहां से अगर x की वैल्यू लेना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -4 मीटर अपॉन में 100। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एक्चुअल थिकनेस। ये हमारे पास हो जाएगी एक्चुअल थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस ऑफ हेयर। एक्चुअल थिकनेस ऑफ हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? हेयर निकल के आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको चीजें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन अ थ्रेड एंड अ मीटर स्केल, हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ अ थ्रेड। अगर मुझे सिर्फ एक थ्रेड दे रखा हो और मुझे एक मीटर स्केल दे रखा हो तो मैं उसके डायमीटर कैसे निकालूंगा? मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करूंगा। अगर मुझे क्या दे रखा है? थ्रेड दे रखा है, तो मैं बोलता हूं कि लेट्स से ये मेरा मीटर स्केल है, लेट्स से ये क्या है? सर्कुलर मीटर स्केल है। और जो थ्रेड है लेट्स से मैं थोड़ा सा क्या लूंगा? एक मोटा थ्रेड जो विड्थ दिखे। मैं बोलूंगा ये मेरे पास क्या आ रहा है? यहां से यहां तक ऐसे थ्रेड जो कि इसमें क्या आ रहे हैं? सिर्फ सर्कुलर टर्न आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? सर्कुलर टर्न आ रहे हैं। तो और यहां से और यहां से क्या हो रहा है? निकल रहा है। और मैं इस तरीके से इमेजिन करूंगा कि सारे सर्कुलर टर्न कैसे हैं? चिपके हुए हैं। तो जितने भी सर्कुलर टर्न होते हैं इनटू अगर मैं इसकी थिकनेस करूंगा, मैं अगर करूंगा नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स इनटू थिकनेस ऑफ एयर, इनटू थिकनेस, इनटू थिकनेस थिकनेस ऑफ एयर, मेरे पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगा, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं? एल से कर रहा हूं। तो यहां से अगर मैं थिकनेस ऑफ स्केल निकालना चाहूं, मैं क्या निकालना चाहूंगा? भाई अगर मेरे पास एक छोटी सी मुझे लेंथ पता हो और मैं पूरी इससे मल्टीप्लाई, मैं नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई करूं। लेट्स से नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? एन नंबर ऑफ टर्न्स है। और लेट्स से थिकनेस में ले लेता हूं एक्स। कितनी थिकनेस है इसकी? एक्स है। तो ये जो लेंथ है, लेट्स से लेंथ ऑफ स्केल मैं किसका क्या ले लेता हूं? एल। लेंथ ऑफ स्केल में ले लेता हूं एल। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ टर्न्स मतलब एन इंटू थिकनेस, थिकनेस कितनी? एक्स बराबर इस पूरी लेंथ के होंगे जो कि क्या होगा? एल। तो यहां से x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? एल अपॉन एन। इस फॉर्मूले से
मैं आराम से क्या निकाल सकता हूँ, थिकनेस ऑफ एयर निकाल सकता हूँ। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होगी। सेकंड बोल रहा है अ स्क्रू गॉज हैज अ पिच ऑफ 1 mm and 200 divisions on a circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of a screw gauge arbitrarily by increasing the number of divisions on the circular scale? अगर एक हमारे पास वर्नियर कैलिपर है जिसकी पिच हमें क्या दे रखी है, वर्नियर कैलिपर, मैंने बताया था अगर हमें प्रिसाइज वैल्यू चाहिए तो हमें लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है। हमें क्या निकालना पड़ता है, लीस्ट काउंट निकालना पड़ता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन में डिविजन्स, और जितना कम लीस्ट काउंट होगा हम क्या बोलेंगे, उतनी वैल्यू क्या आती है, प्रिसाइज। जितना लीस्ट काउंट क्या होता है सर हमारा, कम होता है, उसकी वैल्यू उतनी क्या आती है, प्रिसाइज आती है। तो अगर मेरे पास डिवीजन में बढ़ा दूं, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो डिविजन्स है, अगर डिविजन्स की वैल्यू में बढ़ा दूं तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि जो लीस्ट काउंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिविजन्स के। तो अगर ये बोल रहा है कि अगर मैं इंक्रीज कर दूं नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ डिवीजन क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो यस, हम क्या बोलेंगे, यस हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन बढ़ते ही लीस्ट काउंट की वैल्यू एकदम क्या हो जाएगी, कम। जितनी वैल्यू कम होगी हम उतनी प्रिसाइज और उतनी एक्यूरेट वैल्यू दे पाएंगे। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई है। द मीन diameter of a thin brass rod is to be measured by a vernier caliper. Why is the set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurements only? Let's say C part क्या बोल रहा है, हमें एक थिन ब्रास है, थिन ब्रास, इसके हमने क्या निकाली, मीन डायमीटर निकाली। क्या निकाला हमने, मीन डायामीटर निकाला। लेकिन इस डायमीटर को निकालने के लिए हमने एक बार नहीं की, हमने इस मीन डायमीटर को निकालने के लिए हमने 100 बार किया, 100 मेजरमेंट्स लिए। और एक केस में हमने कितने मेजरमेंट लिए हैं, एक केस में हमने कितने मेजरमेंट लिए हैं, 5 मेजरमेंट्स ओनली, 5 मेजरमेंट्स, 5 क्या लिए हमने, मेजरमेंट। तो सीधी सी बात है, अगर अपन 100 मेजरमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू उतनी क्या आ सकती है, एक्यूरेट, उतने हमारे एक्यूरेट आंसर आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ 5 मेजरमेंट। अगर मुझे मीन निकालना है और 5 में छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूं तो मेरे पास चांसेस है कि वो आंसर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं 100 टुकड़े कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर ही उतना छोटा और उतना रियल या एक्यूरेट वैल्यू के पास आने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ आ गई होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज के वीडियो को हम यही क्या करते हैं, एंड करते हैं। और आने वाले क्वेश्चंस या इसके जो अगले क्वेश्चंस है वो हम क्या करेंगे, आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आई होप जितनी भी चीजें मैंने बताई है, जितने भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इन आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड हमने बात की है, वो आपने अच्छे से सीखिए और इनको आपने घर में अच्छे से क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।